बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। और जनाब स्मॉग की तैयारी कर लें, क्योंकि कभी वो पानी छोड़ देते हैं, कभी वो हवा छोड़ देते हैं। तो दिल्ली में इस वक्त जो AQI है वो भी आलूदा। AQI इंडेक्स जो दिल्ली में इस वक्त चल रहा है, कुछ देर पहले तक वो 535 था, अब 490 के करीब दिखाई दे रहा है। लेकिन जो इस वक्त लाहौर की बात करें, जो ये दो शहर हैं, इन दोनों शहरों में AQI इंडेक्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रहता है। आज हम टॉप पर नहीं है अली, आज दिल्ली टॉप पर है, हम दूसरे नंबर पर आए हैं। लेकिन इस बार दूसरे नंबर पर आने में हमें थोड़ी सी खुशी है। 266 है जी लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स, और वो भी इंतहाई मुजरे सेहत है, वो कोई अच्छा नहीं है। लेकिन अभी खुश होने की कोई बात नहीं, और मास्क उतारने की भी कोई बात नहीं है। मास्क लाजमी आपने पहनना है। लाहौर वालों अपना ख्याल कर लो। अभी भी रोड्स पर अगर सुबह में जब आती हूँ, मैं देख रही होती हूँ कि बाइक्स पर भी इसी तरह ट्रेवल कर रहे होते हैं आप लोग, और अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खासतौर पर जो आपके पास छोटे बच्चे हैं जिन्हें आप स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हैं, उन्हें मास्क जरूर पहनाइए। आपके जो घर में बुजुर्ग हैं, उनकी जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं उन्हें खत्म कर दीजिए। और अगर बहुत जरूरी है बाहर निकल, तो मास्क का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपके हालात जो हैं वो खराब हो जाएंगे सेहत के। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप वो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो देखेंगे कि सेहत बहुत बुरी तरह से। अब बात करते हैं जो अच्छी बातों में, वो ये कि हमारा एक अच्छा आगाज हुआ है अफ्रीका टेस्ट सीरीज में, जो कि पाक अफ्रीका टेस्ट सीरीज इस वक्त जारी है। उसमें दूसरा जो टेस्ट था उसमें बहुत बेहतरीन आगाज किया हमने और शान मसूद ने क्या बैटिंग की है, देखने वाली बैटिंग थी। 87 रन बनाए। तो तफसीलन जरा आपको बताते हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा है। पहला दिन था जिसके हवाला आपको बता रहे हैं, आज दूसरा दिन है। अपनी पहली इनिंग्स में पहले रोज 5 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ने जो 259 रन बनाए थे, और साबिक कप्तान बाबर आजम फिर एक बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे हैं। कप्तान शान मसूद जो हैं, उन्होंने शानदार इनिंग्स खेली है, 87 रन जड़े हैं, और पाकिस्तान की 5वीं विकेट 246 के मजमूई स्कोर पर गिरी, जब मोहम्मद रिजवान 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि सऊद शकील 42, सलमान अली आगा 10 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान स्कोर को एक बड़े मजमूए में बदल सकेगा? दूसरी बड़ी खबर यह है कि कौमी वनडे टीम की कप्तानी मोहम्मद रिजवान से छीन ली गई, और अब वनडे टीम की क़यादत दोबारा शाहीन शाह आफरीदी को सौंप दी गई है। और यह फैसला इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में किया गया है, जिसमें हेड कोच माइक हैसन, डायरेक्टर हाइब जावेद और सिलेक्शन कमेटी के अरकान शरीक हुए। शाहीन शाह आफरीदी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों में टीम की क़यादत करें। जी हाँ, ये सीरीज 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेली जाएगी। और शाहीन अब तक पाकिस्तान की जानिब से 66 वनडे और 92 T20 इंटरनेशनल्स खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने मजमूई तौर पर 249 विकेटें हासिल की, जबकि 32 टेस्ट मैचेस में शाहीन ने 120 विकेटें हासिल कर रखी हैं। और शाहीन शाह आफरीदी इससे कबल 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके होम ग्राउंड पर 5 T20 मैचेस में पाकिस्तान की क़यादत भी कर चुके हैं। और यह भी वाज़ेह है कि इससे कबल विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान कौमी वनडे टीम की क़यादत कर रहे थे, लेकिन टीम को उनकी क़यादत में वो कामयाबी नहीं मिल सकी जिसकी तवक्को की जा रही थी। क्या ये जो तब्दीली है पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, या एक और तजुर्बा ही है? इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है। मैं ज्वाइन कर चुके हैं सलीम खालिक साहब, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार है। इसके साथ साथ मियां असगर सलीमी, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार है, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले सलीम खालिक साहब, क्या लगता है आपको? इस फैसले का ही जिक्र पहले कर लेते हैं, टीम की परफॉर्मेंस पर बाद में आते हैं। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को, मोहम्मद रिजवान से जो कप्तानी लेकर अब शाहीन शाह आफरीदी को दी गई है? पहले तो मैं आप लोगों को मास्क वाली को आप लोग मास्क लगा के रहें। हम ड्यूरिंग शो में लगा लेते हैं, ठीक है। क्रिकेट में अगर हम लोग नंबर 2 बनते तो हम खुश होते हैं, लेकिन अब इसमें क्या खुश हो। अब आते हैं इस फैसले पे। मेरे ख्याल में फैसला बड़ा अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, शाहीन शाह आफरीदी को जो कैप्टन बनाया वनडे का, क्योंकि देखें शाहीन एक एग्रेसिव कप्तान है, और जिस तरह हमने देखा कि PSL में लाहौर कलंदर की उन्होंने कैप्टनसी की, कई उनको टाइटल जिताए। हालांकि पहले लाहौर आखिरी नंबरों में आती थी टीम, लेकिन जब शाहीन बने तो उसके बाद से टीम की किस्मत चेंज होना शुरू हुई। शाहीन, राना, समीन राना, तीनों का बना कॉम्बिनेशन जबरदस्त टीम बन गई। तो उसी तरह ये अगर पाकिस्तान टीम में भी लेकर आ गए वही एनर्जी, उसी तरह प्लेयर से काम लिया, उसी तरह लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की मिसाल बने, तो पाकिस्तान टीम को बहुत आगे ले जाएंगे। पहले शाहीन कैप्टन बने थे, बहुत मुख्तसर इनका सफर रहा था, एक सीरीज तक जो गलत हुआ था उनके साथ, और अभी भी जो प्रेस रिलीज आया उसमें एक सीरीज का जिक्र है। हालांकि साउथ अफ्रीका सीरीज से चंद दिन बाद ही श्रीलंका से भी मैच है। तो मैं तो BCB को यही मशवरा देना चाहूंगा कि आप इनको बनाएं कप्तान लंबे अरसे के लिए, 1 साल के लिए कप्तान
बनाएं एटलीस्ट, ताकि अपनी सलाहियतों का इजहार करें और टीम भी एक बिल्ड कर सकें। एक एक सीरीज के लिए बनाएंगे तो फिर ना प्लेयर को पता होता है, कप्तान को ना पता होता है भाई कब तक उसका फ्यूचर है। लेकिन अगर फैसले को देखा जाए तो डिसीजन अच्छा है। थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा था कि मॉडर्न डे क्रिकेट से दूर होता जा रहा है। वैसे हमें एक्सपेक्टेशन तो थी कि शाहीन शाह आफरीदी शायद कप्तान बना दिए जाएं। तो सलीम साहब आप बताइएगा, जैसे कि सलीम साहब जिक्र कर रहे हैं कि शाहीन शाह आफरीदी को एक लंबे दौरानिए के लिए कप्तान बनाना चाहिए, क्या आप इससे एग्री करते हैं? और जो पहले हटाए गए हैं रिजवान, उनको आपको क्या लगता है कि क्यों हटाए गए हैं? और जब शाहीन शाह आफरीदी कप्तान थे उनको एक सीरीज के बाद क्यों हटा दिया गया था? जी देखें जी, जो सबसे बड़ी बात होती है वो भी किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस होती है। शाहीन शाह अफरीदी एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर के तौर पे वो सामने आए हैं। उनकी परफॉर्मेंस आप देख लें, बैटिंग में भी शानदार है, बॉलिंग में भी शानदार है। यहाँ पे मैं आपको इंकशाफ करता हूँ, लाहौर टेस्ट में जब चौथा दिन था, साउथ अफ्रीका दूसरे इनिंग्स की बैटिंग कर रही थी, शाहीन खुद कप्तान शान मसूद के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे आप बॉल दें, मैं आपको आउट करके देता हूँ। मैं समझता हूँ, और उसके बाद उन्होंने परफॉर्मेंस भी दी, इतनी ज़बरदस्त, इतनी ख़तरनाक बॉलिंग की, इतनी रिवर्स स्विंग की, और जो मैच हो सकता था 5वें दिन में जा सकता था, लेकिन वो चौथे दिन में ही ख़त्म हो गया परफॉर्मेंस की वजह से। ये खुद इत्मादी होनी चाहिए एक जो प्लेयर है, और स्पेशली अगर आप उसको कप्तान बना देते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले ये एक फैसला कर लेना चाहिए कि आया कि टीम का जो कैप्टन है वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए। अभी जो सलीम खालिक साहब ने बात की है, बिल्कुल सही बात की है। जब आप सीरीज टू सीरीज बनाएंगे, कभी भी कप्तान में वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। आप उसको कहेंगे 1 साल के लिए, वर्ल्ड कप के लिए आपको बना दिया है। वैसे भी जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वो हमेशा पुशअप करते हैं, बैक करते हैं, अपना प्लेयर्स को कहते हैं कि भाई तुम अपना लड़के खेलो, हार भी जाओ कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यही जो पॉलिसी है मोहसिन नकवी की, शाहीन शाह अफरीदी, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला कर लिया है तो उनको कम से कम वर्ल्ड कप के लिए बना देना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि ये जो प्लेयर्स में पॉलिटिक्स होती है, प्लेयर्स पॉलिटिक्स, और ड्रेसिंग रूम के अंदर जो मसले मसाइल होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। प्लेयर्स को पता होता है कि हाँ ये वर्ल्ड कप तक टीम का कप्तान है। वही बात है कि शॉर्ट टर्म के लिए ना बनाया जाए, अगर कोई तब्दीली की जाती है बेटर परफॉर्मेंस के लिए तो एटलीस्ट वो कुछ सीरीज के लिए मजीद होनी चाहिए, एक सीरीज के लिए नहीं होनी चाहिए। सलीम खालिक साहब, आपने भी यही जिक्र किया। अब जरा आ जाते हैं कि रिजवान की जो क़यादत थी उसमें टीम वो नताइज हासिल क्यों नहीं कर सकी जो करना चाहती थी या जो एक्सपेक्टेड थे, उसकी क्या वजूहात आपको लगती हैं? देखिए, रिजवान जब से एक ग्रुपिंग एक टीम में आई कि उन्होंने कुछ अपने एक ग्रुप एक खेलता रहा मुसलसल, कुछ प्लेयर्स थे उनको बहुत ज्यादा मौके मिले। जब ये रिजवान और बाबर साथ थे, शाहीन भी इनका हिस्सा थे, लेकिन जब शाहीन बने थे तो वो दोनों उनसे नाराज हो गए थे, तो ये अलग हो गए थे। वरना पहले तो सोचना भी बना है, इस तरह की ट्वीट्स जब कैप्टनसी में चेंज होने की बात होती थी। तो इससे जो है एक मसला शुरू हुआ कि जो नया टैलेंट था उसका रास्ता बिल्कुल रुक गया, और वो ही कुछ प्लेयर्स थे जो मुसलसल पाकिस्तान टीम के लिए खेलते रहे। फिर आपने देखा होगा मखसूस किस्म की पिचेस बनती रही, और हमारे इंडिविजुअल तो बड़े हो गए, हमारी टीम जो है वो पीछे आ गई। उसका नुकसान ये हुआ कि नया टैलेंट है उसका रास्ता रुक गया। ओके, टीम की परफॉर्मेंस अब बेहतर होना शुरू हो रही है, लेकिन कम से कम अब पीछे से नए लड़के भी आए हैं सामने। अगर आप देखें तो साइम है, हसन है, कई ऐसे नए प्लेयर्स हैं जो टीम में आ रहे हैं, जिनको मौका मिला है, जो परफॉर्म कर रहे हैं बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। तो हो सकता है कुछ अरसे में टीम में भी। लेकिन सलीम साहब, इंप्रूवमेंट अगर बाकी चीजों में जा रही है, वहां ये भी सोचना होगा कि शाहीन शाह अफरीदी जिनकी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट आ रही थी और अपनी वो दोबारा से फॉर्म में दिखाई देना शुरू हो गए थे, खुद मांगकर बॉलिंग करते थे और आउट करते थे, क्या कप्तानी देने के बाद उनकी सूरत हाल बदल तो नहीं जाएगी? क्या बिगाड़ तो पैदा नहीं हो जाएगा? देखिए, मैं बार बार कलंदर की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ और पीएसएल की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि शाहीन ने वहां पे ही कैप्टनसी ज्यादा की है। पाकिस्तान टीम के लिए तो एक ही सीरीज में वो रहे थे, कलंदर में भी वो कैप्टन रहे हैं और कलंदर भी टाइटल जीतती है। और हर साल जो टॉप विकेट टेकर्स होते हैं
उनमें शाहीन का दूसरा तीसरा नंबर होता है। मेरा ख्याल है जो लास्ट PSL थी उसमें भी वो नंबर 2 थे गालिबन। तो इसका मतलब है कि जब भी वो खेलते हैं तो परफॉर्मेंस का भी साथ में ख्याल रखते हैं और कैप्टेंसी का भी ख्याल रखते हैं। देखिए अभी शाहीन बहुत कम उम्र है, लेकिन क्वालिटी की है कि जहनी तौर पर बहुत मजबूत है। जैसे भी मियां असगर सलीमी साहब ने बड़ी बात बोली, उन्होंने बताया कि किस तरह वो गए थे कैप्टन शान मसूद के पास और बोला आप मुझे बॉल दो, मैं आपको मैच जितवा के दूं। देखिए बॉल तो सब कुछ, मैं आपको बोलता हूँ आप मुझे मॉर्निंग शो दो, मैं जबरदस्त कर नहीं पाऊँ। उसने ऐसा किया और करके दिखाया, मैच जितवाया आपको। इसका मतलब बंदी खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस उसमें बहुत है और ये बड़ा जरूरी होता है, बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, काम लेना आता है। हाँ, ये भी क्वालिटी है। ठीक है। अच्छा असगर सलीमी साहब, आप भी इसी चीज़ से अग्री कर रहे थे कि परफॉर्मेंस की बेस पर शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में एग्रेशन ही चाहिए और वो अग्रेसिव खेलते हैं, तो उनको कैप्टेंसी मिली है। क्या एक ये रीज़न भी है उनके, और दूसरा ये कि शाहीन के लिए बतौर कैप्टन अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? टीम कॉम्बिनेशन, फिटनेस होगा, या फिर जो डिसीजन मेकिंग है वो भी उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह से अभी सलीम खालिक साहब ने भी जिक्र किया? मसला ये है कि शाहीन शाह अफरीदी के लिए जो कप्तानी है वो कोई नई बात नहीं है। जिस तरीके से सलीम खालिक साहब ने भी कहा कि लाहौर कलंदर के वो टीम के कैप्टन रहे और उसके बाद उसको चैंपियन भी बनाया। वो टीम जो बॉटम पे थी उसको टॉप पे ले आए और चैंपियन। जब ये लास्ट PSL का जो फाइनल हुआ था कजाफी स्टेडियम में, उधर ही मैं मौजूद था और आखिरी ओवर में ये मैच गया था। और जिस तरीके से ये बड़ा मैं समझता हूँ, बल्कि जो लाहौर कलंदर उन्होंने ये फाइनल मैच छीना था। ये सारी कप्तानी की मैं समझता हूँ कि इसमें इनमें बहुत ज़्यादा एबिलिटी है। और मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो क़यादत करना, कप्तानी करना बहुत एजाज़ की बात होती है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक दोहरी जिम्मेदारी है। ना सिर्फ जो शाहीन शाह अफरीदी को अपनी परफॉर्मेंस देखनी होगी, बल्कि अब ये भी देखना होगा कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन हूँ। ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है उसको कैसे लेकर चलना है, वहाँ पे जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है उसको कैसे बेहतर करना है, और उसके अलावा जो नए प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है, उनको कैसे लेकर चलना है। ये डबल जिम्मेदारी होती है। और ये एक और बात बता दूँ कि बाज़ प्लेयर होते हैं कि वो बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं लेकिन अच्छे कप्तान साबित नहीं होते। हमारे जो हमसाया मुल्क है, सचिन तेंदुलकर की मिसाल आपके सामने है कि वो जब उनको कप्तान बनाया गया उनकी परफॉर्मेंस डाउनफॉल का शिकार हो गई, लेकिन उन्होंने खुद ही वॉलंटियरली कहा कि नहीं जी मैं बतौर जो प्लेयर खेलूंगा, और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त हुई। लेकिन बहुत ज़्यादा दुनिया में कम प्लेयर ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ अच्छे प्लेयर होते हैं बल्कि बहुत अच्छे कप्तान भी होते हैं, और ये खूबी शाहीन शाह अफरीदी में नजर आती है। इसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि आगे जो तीनों फॉर्मेट्स हैं मुस्तकबिल में तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी दे दी जाएगी शाहीन शाह अफरीदी को, या फिर आपको ऐसा नहीं लगता? अच्छा, इसमें पहले देखा जाए प्रैक्टिस यही रहती रही है कि तीनों टेस्ट की जो क्रिकेट होती है उनका एक ही कैप्टन होता रहे। आप अगर माजी में भी देख लें, पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट है, 1992 का वर्ल्ड कप आप देख लें, उसमें भी आप देख लें कि एक ही कप्तान हुआ करता था। वो जो कोचेस वगैरह थे और अपना जो स्टाफ था वो बहुत कम होता था। तब तो लेकिन सलीमी साहब T20 हुआ ही नहीं करता था। बेशक, लेकिन टेस्ट क्रिकेट उस वक्त हुआ करती थी, ठीक है। तो लेकिन अब चूंकि एक नया ट्रेंड है, तमाम जो टीमें हैं वो अपनी अलग-अलग टीमें बनाती हैं। और मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर ये फैसला किया है तो इसको बिल्कुल सपोर्ट किया जाना चाहिए। अब अगर वो सोच रहा है कि जो टेस्ट टीम है उसका अलहदा कप्तान होना चाहिए, T20 का अलहदा होना चाहिए और वनडे का अलहदा होना चाहिए, तो अगर ये फैसला है इसको बिल्कुल इस पे खड़ा हो जाना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। ना कि एक सीरीज में या एक मैच में अगर टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो जो तोपों का रुख है वो जो शायकीन होते हैं वो तो कर ही लेते हैं कप्तान की तरफ। जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर है उनके भी अपने मुफाद होते हैं, वो भी कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि नहीं, हमेशा सपोर्ट करनी चाहिए। एक अगर बाप अपने बेटे के सिर्फ कंधे पे ये हाथ रख देना कि पुत्र तू जो मर्जी कर, मैं तेरे नाल लेगा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि वो जो बच्चा होता है ना वो उसका खून वैसे ही बढ़ जाता है और उसके बाद वो जो काम करता है ना वो इतना जबरदस्त होता है। ये जो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी हैं, ये प्लेयर्स के मैं समझता हूँ कि सरबराह है, मेंटोर है, इनको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट बड़ी खूबी है। सलीम साहब से भी पूछते हैं, सलीम साहब आप सपोर्ट करते हैं इस नजरिए को कि एक ही कप्तान होना चाहिए, या अभी अगर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है तो हम तब्दील कर सकते हैं? क्योंकि शान मसूद की आप बात करें, शान मसूद ने तो कमाल कर दिखाया, कल की इनिंग्स तो शानदार थी उनकी।
मैं थोड़ा सा पोलाइटली इख्तिलाफ इससे करना चाहूंगा कि मेरे ख्याल में एक कैप्टन की जरूरत नहीं है। जिस तरह आपने खुद अभी जिक्र किया कि शान मसूद ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, मैं शान मसूद को बड़े अरसे से देख रहा हूँ क्रिकेट खेलते हुए। बहुत ज्यादा वो कमिटेड प्लेयर है। क्रिकेट उस बंदे की लाइफ है, पाकिस्तान के लिए सोचता है, अपने स्टैट्स या अपनी चीजों पे नहीं जाते। तो ऐसे प्लेयर आपको बहुत कम मिलेंगे, बे लॉस प्लेयर। तो शान मसूद ने अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दी, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस हाईलाइट नहीं होती। हम लोग कहते हैं शान फ्लॉप है, शान फ्लॉप है, हम स्टैट्स नहीं देखते कि वो हमेशा टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान के टॉप बैटर्स में शामिल होते हैं। अभी भी आखिरी 8 इनिंग में से 4 50+ स्कोर है इनका। इन दोनों टेस्ट मैचों में भी उन्होंने परफॉर्म किया है। उनकी क़यादत में अपने इंग्लैंड को हराया है अपने होम ग्राउंड पर। ऐसा नहीं है कि शान मसूद बिल्कुल, बहुत, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा क्रिकेटिंग उनमें ब्रेन है, बहुत अच्छे बैटर है, एग्रेसिव क्रिकेट। कल जैसे आपने देखा कि स्पिनर्स को शुरू में ही उन्होंने छक्के लगाया और हावी होने की कोशिश की। तो ये सारी चीजें जो है उनको एक अच्छा कप्तान साबित करती हैं। हाँ, इस हद तक मैं मियां साहब से मुत्तफिक हूँ कि वाइट बॉल का एक कैप्टन होना चाहिए, और उसके लिए शाहीन शाह अफरीदी आइडियल कैंडिडेट है। T20 और वनडे दोनों में उनको सौंपनी चाहिए। लेकिन चूंकि शादाब खान जो है, माइक हेसन उनको बहुत लाइक करते हैं बिकॉज ऑफ क्रिकेट एबिलिटीज, और ये नहीं कि उनके कोई ब्लू आइड है, क्रिकेट की वजह से, क्योंकि उन्होंने साथ काम करते हैं दोनों इस्लामाबाद यूनाइटेड में। और शादाब को भी बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत कमिटेड प्लेयर है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और टीम मैन है। तो वो चाहते हैं कि शादाब को T20 में कप्तान बनाए। इवेंचुअली यही होगा। तो शाही, तो मेरा ख्याल है फिलहाल हमारे लिए यही बेहतर है कि तीनों तर्ज में हमारे 3 अलग कप्तान हैं, तीनों मुख्तलिफ के क्रिकेटर्स हैं। लेकिन अभी जैसे सलमान है, सलमान हटेंगे, शादाब आ जाएंगे, हम शादाब को अज्यूम करते हैं कि वो आ गए हैं, या तो तीनों अलग तर्ज के क्रिकेटर हैं। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि तीनों अपने मुल्क के साथ बहुत कमिटेड हैं, तीनों बहुत है और पाकिस्तान टीम को आगे ले जा सकते। ठीक है जी, देखते हैं कि ये फायदामंद कितना साबित होता है, ये जो डिसीजन लिया गया है कितना फायदेमंद साबित होता है। और उम्मीद करेंगे कि ये कोई एक नया एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। और डेफिनेटली शाहीन शाह अफरीदी एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं और वो बतौर कैप्टन भी बहुत कामयाब रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे हमारी टीम उनकी कैप्टनसी में क्या परफॉर्म करती है। जनाब, टेस्ट भी हमारा चल रहा है, कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और उसकी भी लम्हा जो अपडेट्स हैं वो आपसे शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और मियां असगर सलीमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, कभी कभी ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं रहता, वो एक ऐसी रोशनी बन जाता है जो आने वाली नस्लों के लिए रास्ता रोशन कर देता है। आज एक्सप्रेसो में आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी ही ख्वानिहार पाकिस्तानी लड़की से जो ज़मीन से आसमान तक का सफ़र सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हकीकत में तय करने जा रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की पहली एस्ट्रोनॉट उम्मीदवार, मेडिकल डॉक्टर, स्पेस मेडिसिन रिसर्चर और एस्ट्रल बीम ऑर्गेनाइजेशन की बानी डॉक्टर सुंबुल मुश्ताक की। चाइना से मेडिकल की तालीम हासिल करने के बाद डॉक्टर सुंबुल ने अपना मेडिकल करियर लाहौर जिन्ना अस्पताल से शुरू किया। फिर इल्म और जुस्तजू की तलाश उन्हें ले गई फ्रांस इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी, जहां उन्होंने स्पेस स्टडीज में महारत हासिल की। सिर्फ यही नहीं, वो अब अमेरिका के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉटिकल साइंसेस में बतौर बायो एस्ट्रोनॉटिक्स रिसर्चर तरबियत हासिल करेंगे, जहां वो खला में इंसानी जिस्म पर असरात और खवातीन स्पेस वॉकर्स के लिए साइंसी हल पर तहकीक कर रही हैं। स्पेस मेडिसिन रिसर्च में गैर मामूली कारकर्दगी पर डॉक्टर सुंबुल अब तक 2 बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स भी हासिल कर चुकी हैं। डॉक्टर सुंबुल की आवाज़ अब अक़वाम मुत्तहिदा जनीवा तक जा पहुंची है, जहां उन्हें विमेन साइंटिस्ट ब्रेकिंग बैरियर्स के तौर पर मदऊ किया गया और उन्होंने दुनिया भर में खवातीन साइंसदानों की नुमाइंदगी की। डॉक्टर सुंबुल का कामयाब सफर अभी जारी है। अपनी पहली जीरो ग्रेविटी फ्लाइट के लिए जो कनाडा में इस साल के आखिर में होने जा रही है, वो तैयारी भी कर रही है। मजीद पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन करने वाली डॉक्टर सुंबुल मुश्ताक हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानेंगे एक डॉक्टर से एस्ट्रोनॉट उम्मीदवार बनने तक का ये सफर कैसा रहा और कब शुरू हुआ। डॉक्टर सुंबुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी नहीं, बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। डॉक्टर सुंबुल, हम जानना चाहेंगे फ्रॉम स्क्रब्स टू स्पेस सूट्स, ये सफ़र, ये जो लाइन वैसे मैंने आप ही से ली है कि आप पहले डॉक्टर थी और फिर स्पेस सूट जो है अब आपने पहन लिया है, तो कब आप ये फ्लाइट अपने भरने वाली ज़ीरो ग्रेविटी की, और बताइएगा कि मज़ीद कहाँ तक पहुँचने का इरादा है?
मैं बचपन से ही स्पेस में बहुत दिलचस्पी रखती थी। स्कूल में भी मैं हमेशा से स्पेस रिलेटेड टॉपिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखती थी, लेकिन जब मैं बड़ी हो रही थी उस दौर में अगर कोई ये कहता कि एस्ट्रोनॉट बनना है तो आई थिंक लोग मुस्कुरा देते हैं। और आज भी मुझे लगता है कि कोई पाकिस्तानी ये कहे कि मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो लोगों के लिए ये यकीन करना आसान नहीं होता। तो मुझे मेडिसिन में भी इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने डॉक्टर बनने का फ़ैसला किया। लेकिन स्पेस हमेशा मेरा एक शौक और एक क्वाइट हॉबी की तरह मेरा पैशन बनता जा रहा था। तो जब स्पेशलाइजेशन का टाइम आया तो मैं डिसाइड किया कि मैं एरोस्पेस मेडिसिन परस्यू करूँगी। इसी दौरान मुझे स्पेस मेडिसिन रिसर्च में और दिलचस्पी बढ़ गई, क्योंकि उस वक्त मून और मार्स सेटलमेंट पर काफ़ी रिसर्च चल रही है। तो मैंने कई इंटरनेशनल कंपनीज के साथ एज ए मेडिकल एडवाइज़र कई डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूट किया। पर पहले मुझे ऐसा लगता था कि स्पेस में आप सिर्फ नेशनल स्पेस एजेंसीज के ज़रिए ही जा सकते हैं। लाइक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आप सिर्फ लाइक नासा, ईसा, CSA या जिस तरह भी नेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कॉल्स देते हैं और एक ओपन सिलेक्शन प्रोसेस होता है एप्लीकेशन का। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ना उस वक्त थी, ना अब ऐसा कोई सिलेक्शन प्रोसेस है मौजूद। तो मेरे वालिदैन हमेशा कहते थे कि अगर कोई रास्ता एग्जिस्ट नहीं करता तो आप अपना रास्ता खुद बनाओ। बड़ी खूबसूरत बात है। और आपने फिर अपना रास्ता खुद बनाया और अब आपने वो रास्ता बना दिया। एक बार आपके पीछे भी बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो आएंगी और इसी रास्ते पर चलते हुए कामयाब होंगी। हाँ, बहुत सारे मर्द भी आएंगे डेफिनेटली। अच्छा, जीरो ग्रेविटी फ्लाइट के हवाले से बताएं कि वो सफर आपका कैसा होगा। और पिछले दिनों में हमारे साथ हसन मौजूद थे, वो भी इस फ्लाइट में, उनकी भी एक बड़ी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो पाकिस्तानी फ्लैग जो है वो दिखा रहे थे। तो आप बताएं कि आपकी कैसी तैयारी और बेसिकली जीरो ग्रेविटी फ्लाइट होती क्या है? ज़ीरो ग्रेविटी फ़्लाइट मेरे लिए एक ड्रीम से कम नहीं है। और जी बिल्कुल, हसन ने रिसेंटली ही माइक्रो ग्रेविटी की पैराबोलिक फ़्लाइट कंप्लीट किया है। इसे वो भी मेरे इंस्टीट्यूशन में ही हैं। मैं ये पैराबोलिक फ़्लाइट इसको कहते हैं ज़ीरो जी फ़्लाइट भी। और मैं अपना रिसर्च प्रोजेक्ट इस फ़्लाइट पर एक्सपेरिमेंट करूँगी। स्पेस में रहने से ह्यूमन बॉडी पर काफ़ी नेगेटिव असरात होते हैं और स्पेस मेडिसिन में हम इन प्रॉब्लम्स के काउंटर मेजर्स ढूंढते हैं ताकि एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ बेहतर कर सकें। और यही रिसर्च पर हम अर्थ पे अप्लाई करते हैं हमारे जो डिजीज़ेज़ हैं उन पे। तो मेरा प्रोजेक्ट फ़ीमेल बोन और मसल लॉस पर है, क्योंकि मेरा मानना है कि फ़ीमेल फिजियोलॉजी इन चेंजेस पर मेल से कुछ डिफरेंट असर करती है। लेकिन ये एरिया अभी तक काफ़ी अंडर रिसर्च्ड है, इसलिए मैं अपना पेलोड डिज़ाइन प्रिपेयर कर रही हूँ इस फ्लाइट कैंपेन के लिए, जो कि ओटावा कनाडा में होगा। और मैं इन फिजियोलॉजिकल चेंजेस को स्टडी कर सकूं। और मेरे लिए ये साइंटिफिक और पर्सनल माइलस्टोन से कम नहीं है। बिल्कुल, और पर्सनल माइलस्टोन आपका तो होगा ही, लेकिन साथ साथ हमारा भी सर फख्र से बुलंद हो रहा है कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं इस तरह की फ्लाइट भर रहे हैं। उसके साथ साथ उनके इरादे जो है खला को छू, खास तौर पर खवातीन अगर आपकी बात की जाए तो सुंबल ये बताइएगा कि अब आपके आगे क्या इरादे हैं? पहले आप जीरो ग्रेविटी फ्लाइट लेंगी, उसके बाद क्या करने वाली हैं आप? ये एक ट्रेनिंग प्रोसेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप किस किस तरह ट्रेन कर सकते हैं। तो आजकल मैं ये भी कहूँगी कि मैं लकी भी हूँ और मेरे जैसे कई नौजवान बहुत लकी हैं कि हम इस टाइम में जहाँ पे कमर्शियल स्पेस फ्लाइट जो है वो काफ़ी एक इमर्जिंग फील्ड है। तो मेरा जो अभी ये इस बायो एस्ट्रोनॉटिकल रिसर्च जो मैं IIS से कर रही हूँ, यहाँ पे इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। तो
आप पहले अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करें, आप पहले अपना प्री रिक्विजिट्स लें, आप अपने आप को इस काबिल बनाएं और उसके बाद जो है वो आप फ्लाइट अपॉर्चुनिटीज तलाश करें। और इसी तरह से काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही है एस्ट्रल बीम। एस्ट्रल बीम जो है वो एक डिफरेंट फॉर एस्ट्रल बीम डिफरेंट नज़रिए पे बनी हुई है, मतलब इसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर हम एस्ट्रोनॉट ड्रीम्स के तौर पे है, उसमें हम डेवलपिंग कंट्रीज में स्पेस एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को ये समझ आए कि स्पेस रिलेटेड किन फील्ड्स में वो आगे अपना करियर बना सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि आप सिर्फ एस्ट्रोनॉट ही बन सकते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर फील्ड्स। और फिर हम टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं ताकि वो ऐसे स्पेस साइंसेस एक्सपेरिमेंट्स कर सकें अपने क्लासरूम्स में, ताकि स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस हो। इसके अलावा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक और चैप्टर है सेलेस्टियल पीस के नाम से, जहाँ स्पेस और को अमन, तावन और इंसानियत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने पे। डॉक्टर सुंबल, बहुत ज़बरदस्त आपके मौज़ूआत है जिनको आप ख्याल रख कर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हमने आपकी मुलाकात करवाई है द गर्ल हु वांटेड टू टच द स्काई, और अब वो खला में जाने की बातें कर रही हैं और वहाँ पर मेडिसिन रिसर्च के लिए मौजूद हैं। वेलकम बैक। आपको पता है कि मुल्क भर में सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं और शहरी ग्राम फरोशी से परेशान है। बात ये कर रहे हैं कि टमाटर को चिकन में डालें या चिकन को टमाटर में डालें। तो लाहौर में टमाटर की जो सरकारी कीमत है 175 रुपए के बावजूद 400 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। बहुत सारी जगहों पर 700 रुपए का रेट हो रहा है और बहुत सारी जगहों पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ लाहौर में नहीं, कराची में भी टमाटर की कीमत जो है आसमान से बातें करने लगी है। मजीद इसी हवाले से बात करनी है, हमारे साथ काशिफ हुसैन कराची से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और साथ लाहौर से अपडेट करेंगे हमें हमारे नुमाइंदा लाहौर अफजाल तालिब साहब। सबसे पहले हम अफजाल आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा कि इस वक्त लाहौर में जिस तरह का बताया जा रहा है कि 700 रुपए में टमाटर फरोख्त हो रहा है, क्या ऐसा ही है? हाँ जी बिल्कुल, चूँकि सब्जियां हैं कि वो वाकई उसकी कीमतें जो हैं आसमानों को छू रही हैं, लेकिन इस वक्त लाहौर में जो है सरकारी तौर पर जो कीमत मुकर्रर की है टमाटर की वो 175 रुपये है, लेकिन लाहौर से 450 से लेकर 500 रुपये किलो टमाटर फरोख्त हो रहा है। इसी तरीके से न सिर्फ टमाटर बल्कि दीगर सब्जियों की कीमतों में भी बेपना इजाफा देखने में आ रहा है। अगर हम बात करें रूटीन की बात है कि आलू की कीमत जो है ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी सरकारी कीमत अव्वल जो है 90 रुपये, लेकिन 150 से कम दस्तियाब नहीं। इसी तरीके से हम प्याज की प्याज करते हैं, प्याज अव्वल जो है उसकी कीमत भी 90 रुपये, लेकिन वो 200 रुपये से कम दुकानदार नहीं दे रहे। इसी तरीके से आगे चले जो लहसुन आमतौर पर ज़्यादा लोग ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, वो भी आपको जो है वो 600 रुपये किलो में मिलेगा। अदरक जो है 700 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरीके से हम मटर की बात करें तो मटर की कीमत भी 500 रुपये। अभी सर्दी है, चूँकि सूप का इस्तेमाल करते हैं लोग, तो उसमें जो है ख़ासतौर पर जो है वो लहसुन और बाकी जो है शिमला मिर्च खास तौर पर उसकी कीमत भी वो 500 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। गोभी जो है वो अच्छी जो गोभी है वो भी 250 से 300 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। तो शहरी इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने खास तौर पर जो है पीरा महकमा बनाया जो घरां फरोशी के खिलाफ कार्रवाई करने में मसरूफ़ी अमल होता है, लेकिन इसकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। तो हमारी इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा से बात हुई। उनका कहना है कि हमने रोज़ाना की बुनियाद पर जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनको हदायत जारी की हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई करें, लेकिन पीरा महकमा जिसको स्पेशली इसी काम के लिए बनाया गया था उसकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि महंगाई की तो अब है ही है, शहरियों को खासा परेशानी इस हवाले से, लेकिन उसके ऊपर गरा फरोशी जो दुकानदार अपनी मनमानियाँ करते दिखाई देते हैं उसने उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है। तो इस हवाले से शहरी खासे परेशान है। उनका क्या कहना है कि चूँकि कमाई इतनी है नहीं, लेकिन जितनी महंगाई हो गई है उस तनासब से वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि हुकूमत पंजाब को चाहिए कि वो कोशिश तो कर रही हैं कि किसी तरीके से महंगाई कंट्रोल हो जाए, लेकिन इसके बावजूद महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही और गरा फरोशी का सिलसिला जारी है। तो इस हवाले से इक़दाम करने की जरूरत है। तो ये सूरत दुकानदारों का कहना है कि चूँकि उनकी चीज़ें जो मंडियों में जायज़ कीमत पर मिल रही हैं, बाकी दीगर अखराजात को डालकर वो भी कहते हैं सही है। दुकानदार भी परेशान है, शहरी भी परेशान है। तो अब जो रोल है वो गवर्नमेंट ने ही प्ले करना है कि कीमतों को जो है वो स्टेबल किया जाए। कराची चलते हैं जी, काशिफ हमारे साथ वहाँ से मौजूद है। काशिफ बताइएगा कराची की क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ भी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बेबस दिखाई दे रही हैं?
दरअसल कराची में प्राइस कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है काफ़ी अरसे से वो यानी गैर फ़ाल है। एंड कमेटियाँ बना दी जाती हैं, कमिश्नर के पास तमाम इख्तियारात मौजूद हैं, लेकिन जो वो सरकारी कीमतों का तयन करते हैं उसका हकीकी कीमतों से कोई ताल्लुक नहीं होता। तकरीबन दुगने दामों पर अशिया खुर्दनोश फ़रोख्त की जाती है। ख़ासतौर पर सब्जियों की अगर बात की जाए, जो आज का रेट कमिश्नर कराची मुकर्रर करेंगे, सब्जी उससे 10 दुगने दाम पर ही फ़रोख्त की जा रही है। अगर टमाटर की बात की जाए तो पिछले हफ्ते जब हफ्ते की तातीलात शुरू हुई, जुम्मा हफ्ता इतवार, उस दौरान कराची में भी टमाटर 500 रुपये और उससे ज़ायद पर फ़रोख्त होता रहा। लेकिन अब कोयटा से कुछ देसी टमाटर की सप्लाई जो है कराची की मार्केट को शुरू हुई है, जिसकी वजह से कीमतों में कमी आ रही है। लेकिन इस वक्त भी कराची में टमाटर 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सिंध में सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, जिसकी फसल इस वक्त नहीं है। इस वजह से ईरान से दरामद किए जाने वाले टमाटर से खपत पूरी की जाती रही, जो खुद जिसकी लैंडेड कॉस्ट ज़्यादा है, लागत ज़्यादा होने की वजह से वो भी 400 से 450 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। सीज़न की सब्जियों की अगर बात की जाए, देखें मौसम सरमा वो सीज़न होता है जिसमें रिवायती तौर पर हम घरों पे साग बनाते हैं, सब्जियां ख़ास तौर पर मिक्स सब्जियां बनाई जाती हैं। सब्जियां खाने का मज़ा ही मौसम सरमा में होता है। लेकिन क्या करें कि इस वक्त कोई सब्ज़ी 200-250 रुपये फ़ी किलो से कम नहीं। अगर आप मिक्स सब्जियां पकाने चले जाएँ तो उसकी लागत मुर्गी से ज़्यादा हो जाएगी। गाजर जिसका सीज़न है, लोग उसका जूस बना के पीते हैं चुकंदर के साथ। इस वक्त चुकंदर 250 से 300 रुपये, गाजरें 200 रुपये फ़ी किलो बिक रही हैं। अदरक 800 रुपये किलो कराची में आज बिक रहा है। लहसुन 600 से 700 रुपये किलो बिक रहा है। इसी तरह दीगर सब्जियों की बात की जाए, पालक 100 से 120 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। प्याज की कीमतों में एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि इजाफा होने लगा है। 120 रुपये किलो आज कराची में सब्जी प्याज का निर्ख है। आलू 100 रुपये पे आकर रुका हुआ है, बिल्कुल बाटा रेट है, इससे ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। टिंडे 300 रुपये, भिंडी अगर बात की जाए तो 300 रुपये, मटर इस वक्त 400 से 450 बिक रही है। करेले 250 रुपये बिक रहे हैं। इसी तरह लौकी और तोरी जो कि सस्ती सब्जियां थीं, ये भी 250 से 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही हैं। अब इस सूरत हाल में जबकि गोश्त और मुर्गी वैसी गरीब तबके की कुव्वत ख़रीद से बाहर है, सिर्फ सब्जियां रह जाती हैं जो कि ग़िज़ाइयत के हसूल का एक सस्ता ज़रिया थी। दालें 300 से 400 रुपये औसत कीमतों फ़रोख्त की जा रही हैं। इस सूरत हाल में अगर सब्जियों की कीमतों पर कंट्रोल नहीं किया गया और सरकारी कीमतों पर इस पर अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया गया, तो लोगों का गुजर बसर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। काशिफ हमें अब रहे थे कराची से और अफजाल लाहौर से, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, किचन गार्डनिंग एक कॉन्सेप्ट है, अब उस पर भी काम करना शुरू कर दें। पहले आपको सोलर पैनल लगवाए हैं, अपनी बिजली खुद बनाए, खुद जो है उसका इस्तेमाल करें। अब आप जो है सब्जियां भी अपनी खुद उगाएं और खुद ही इस्तेमाल करें। और ये वेदर भी मैंने सुना है कि ये टाइम भी बेस्ट है, बेस्ट टाइम कर सकते हैं। तो भाई कोई मदद को नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कीमतें लिखकर भेज देते हैं, अप्लाई अमल दरामद करने वाला कोई नहीं है। तो एक और भी सजेशन है आपके लिए कि आप वो छोड़ दें सब्जियां खाना, जो चिकन है वो 400 रुपये में फरोख्त हो रहा है, उसे खाएं, एंजॉय करें। ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक। टॉप ऑफ द आवर आपको बताएं कि इस वक्त शो में बहुत कुछ है। एक डेंटल जो हमारे डॉक्टर हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे और हम डेंटल जो इस वक्त हेल्थ है उसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ माउंटेनियरिंग और इसके साथ साथ फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से भी बात होगी। लेकिन इस वक्त जो वक्त है वो सेगमेंट शामिल करने का है। एक्सप्रेसो किताब में आज देखते हैं कि कुर्रतुल हैदर की किताब पिक्चर गैलरी पर क्या बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। आज इस किताब पर बात करनी है, उसकी जो मुसन्निफ़ है उनके हवाले से मैं यही कहूँगा कि जब भी उनकी आप कोई किताब पढ़ते हैं तो आपको एक तो पहला एहसास ये होता है कि क्या इनसे बड़ा कोई आलम मुसन्निफ़ या मुसन्निफ़ा अदब में कोई होगा। कुर्रतुल हैदर, यानी इतना मुताला, इतना वसी मुताला, इतनी कमाल ज़ुबान पे गिरफ्त और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कुर्रतुल हैदर में पाई जाती हैं। कुर्रतुल हैदर की किताब है, उसका जिक्र करना है, लेकिन उससे पहले उन पे इब्न सईद का बेसिकली खाका है और वो भी इसमें शामिल है। और वो जो शुरू होता है वो होता है कि एनी एक अदबी फ्रॉड है। उन दिनों में आप देखिए कुर्रतुल हैदर का कद, जिसका कद जितना बुलंद होता है उतना ही कंट्रोवर्शियल और उतना ही उस पर बात हो रही होती है। हो सकता है कुर्रतुल हैदर जो है वो बहुत सो मतलब वो लिफ्ट ही नहीं कराती होंगी, एक उनका अपना एक मकाम भी था, उनका अपना एक मिजाज भी था और उसके हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं उनसे नाला भी होते होंगे। बहुत कुछ उस ज़माने में कुर्रतुल हैदर के बारे में कहा जाता रहा और फिर बहुत सारे लोग जो थे वो तो उनके इल्मी मर्तबे से इतने मरूब होते होंगे कि उसके बाद दो ही आपके पास रवैये रह जाते हैं, या आप मरूब होकर खामोश हो जाते हैं या फिर आप कोई एक अजीब व गरीब सा रद्द-ए-अमल लेते हैं। तो उस तरह के रद्द-ए-अमल के हवाले से इब्न सईद ने लिखा है कि एनी एक अदबी फ्रॉड है, एनी कॉन्वेंट की पढ़ी हुई बददिमाग किस्म की लड़की है।
यानी एक पर्दा नशीन लड़की है जिसने कॉन्वेंट तो क्या किसी अंग्रेजी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। यानी रोमान पसंद है, उसकी तबीयत में मगरबियत कूट कूट कर भरी हुई है। एनी तरक्की पसंद है, एनी रिजत पसंद है, ये और इस किस्म की हज़ारों बातें आप एनी के बारे में सुनेंगे, इन लोगों से भी जो उसको ज़ाती तौर पर जानते हैं और उनसे भी जो इसको बिल्कुल नहीं जानते। हर कोई वसूख से अपनी राय का इज़हार करता है और समझता है कि बस एनी पर ये आखिरी हर्फ है, यानी जो उसने लिख दिया है यह हर्फ आखिर है। एनी कुरतुल ऐन हैदर की एक बड़ी खूबसूरत किताब है, उसका नाम है पिक्चर गैलरी। अच्छा, ये किताब मुख्तसर है, मुख्तसर से मुराद ये है कि इसकी टोटल पेजेस अगर देखे जाएं तो मतलब ये कोई 160 सफ़े की किताब है, लेकिन ये 160 सफ़े की इतनी भारी किताब है। उसकी वजह मैं आपको ये बताऊं कि एक तो इसमें सजाद हैदर जल्दरम उन पर मजमून है, मौलाना महर मोहम्मद शहाब उन पर है, पिक्चर गैलरी के साथ शाहिद अहमद देलवी के हवाले से है, जो इब्न इंशा पे है वो बहुत ही कमाल है, इस पर हम बात करेंगे इसी सेगमेंट में कि इब्न इंशा पे उन्होंने क्या लिखा है। अफसाना है उसमें, और इब्न कुरतुल ऐन हैदर जो हैं उस पर इब्न सईद का जो खाका जो शुरू में मैंने बताया ये है। इस किताब में एक जो खास बात है वो ये है कि मोहम्मद अली रदौलवी के हवाले से लिखा गया। मोहम्मद अली रदौलवी के हवाले से आप यकीनन जानते होंगे, ये नाम आपने यकीनन सुना होगा, और ये नाम आपने सुना होगा ज़िया मुहिउद्दीन से। ज़िया मुहिउद्दीन साहब ने उनका खत पढ़ रखा है और वो क्या खूबसूरत खत है, और वहाँ से रदौलवी साहब का नाम जो है हम में से बहुत सारे लोगों को मालूम हुआ। कुरतुल ऐन हैदर ने मोहम्मद अली रदौलवी साहब के बारे में जो कुछ लिखा है, दास्तान तरास, ये उनका एक खाका है, एक चैप्टर है, और इसमें मोहम्मद अली रदौलवी पे जो बात की है आपको पहली दफ़ा मालूम होता है कि वो कितने बड़े आदमी थे और कितने तरक्की पसंद आदमी थे और क्या कमाल आदमी थे, और उन्होंने बहसियत फ़नकार किस तरह के जो मराहल हैं वो देखे, और उस वक्त आज़ादी निस्वां की शदीद हामी। लिखती हैं कि आज से 30-35 साल पहले अपनी लड़कियों को अपने गुरु जज करामत हुसैन मरहूम के कायम किए हुए स्कूल में अंग्रेज़ी तालीम दिलवाई। चूँकि ज़िंदगी भर मशगला लिटरेचर रहा, लिहाजा नज़रियाती तौर पर औरत भी आर्ट और लिटरेचर के ज़ुमरे में आ गई। उनका कहना था कि औरत बदसूरत हो ही नहीं सकती। आदाब महफिल और फ़न गुफ्तगू में माहिर इनके ऐसे लोग बहुत कम देखे गए। इनसे मुतल्लिक एक मशहूर है कि उन्होंने आज तक अपना एक दफ़ा का सुनाया हुआ किस्सा या लतीफ़ा दोबारा कभी नहीं सुनाया। बल्कि कुरतुल ऐन हैदर ने यहाँ तक लिखा है कि उन्होंने हिंदुस्तानी जो क्लासिकल म्यूज़िक है उस पर वो अथॉरिटी थे, ऐसी अथॉरिटी कि अगर गाने वाले से ज़रा सी भी कोई चूक हो जाए तो उसे फ़ौरन खामोश करा देते या फ़ौरन वहाँ से उठ जाते। आप कैसे बुज़ुर्ग थे हमारे, और ये जितने भी लोग थे ऐसे बुज़ुर्ग जो कि जिसको हम कहें कि अकली हवाले से, अगर अकल के हवाले से कोई पैमाना हम वज़ा करें और उसके बाद हम परखें, तो ये जो वो लोग थे जो कि बहुत ही हाई एंड पे थे, बहुत ही कमाल ज़हीन लोग थे। ये एक रहता पूरा एक मौजू हो सकता है कि इतने ज़हीन लोग पस मंज़र में कैसे चले गए। ये तो प्री पार्टीशन की बातें हैं, ये मोहम्मद अली रदौलवी साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी यानी पार्टीशन के बाद भी हमारा जो पाकिस्तान है इसके अंदर कितने ऐसे लोग हैं, अली अब्बास जलालपुरी से लेके डॉक्टर मुबारक अली से लेके शहजाद अहमद से लेके कितने बड़े बड़े लोग जो कि उस तरह मंजर में नहीं आए, उस तरह इन मैसेज के अंदर हमने उनको निसाब का ऐसा नहीं बनाया, हमने उनकी जो तालीमात थी, इतने ज़हीन लोग थे, लेकिन उनकी निस्बत उनकी बजाय पॉपुलिस्ट जो अदब था या पॉपुलिस्ट ये ज़्यादा मशहूर हो गए। ये जो अकली लोग थे, ये जो बहुत काम करने वाले लोग थे, ये कहीं पीछे चले गए। इसी तरह अब सोचिए कि कितने बड़े बुजुर्ग थे मोहम्मद अली रदौलवी साहब, और इसके वाले से बहुत ही खूबसूरत मुझे तो ये किताब में सबसे जो मज़ा आया उसको पढ़ के। और फिर दूसरी जो चीज़ थी वो चांद नगर का जोगी। इब्न इंशा के हवाले से मैं हैरान हूँ कि मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि बहुत अरसा जो है वो खत लिखते रहे यानी आपा को, और वो जितने भी खतूत हैं जो वो कुरतुल ऐन हैदर को लिखते रहे वो इसमें शामिल हैं। यानी एनी बेगम लिखते थे, एनी बेगम आदाब चंद दिन हुए, पद्मा का खत है जिसमें आपके तर्जुमे का तराशा मलफूफ है, पद्मा से हमारी ख़त किताबत है। इस तरह उनका ये जो ख़त हैं इस तरह स्टार्ट होते हैं। इस तरह जो है उनका ख़त, उनका एक मुकम्मल एक असलूब है। आप जानते हैं इंशा जी का ख़त जो है, मसलन एक कराची से ख़त लिखते हैं इब्न इंशा जो है कुरतुल ऐन हैदर को, और उसमें अपनी उर्दू की आखिरी किताब के हवाले से लिखते हैं 11 जून 1975। उर्दू की आखिरी किताब के लिए तवील या मुख्तसर या तवील मुख्तसर या मुख्तसर तवील तारुफ पेश लफ्ज़ मुकदमा फ़ौरन तुरंत लिख भेजिए, मेरे ख़त पत्र का जवाब भी ज़रूर दें।
फिर लंदन से उन्होंने एक खत लिखा 31 मार्च 1977 को, एनी बेगम ताज़ा खबर यह है कि हम भी यहाँ आ गए हैं, मकान अभी नहीं मिला है, आए तो हैं 3 साल के लिए लेकिन इतनी इस्तकामत हमें नहीं है, देखिए कब भागते हैं। उसके बाद इंशा जी के और भी खतूत हैं, और जो एक चीज़ जो बाद में फिर कुर्रतुल ऐन हैदर ने लिखी, और उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल, मैं बहुत अरसा, यानी इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि इंशा जी के बहुत सारे ख़तों का जवाब वो नहीं दे सकी, और ख़तों को जवाब ना देने का जो उनको एक पशेमानी थी उसका इज़हार उन्होंने इसमें किया है। उन्होंने कहा है कि मैं एक्चुअली, वो कहती हैं कि ये तस्वुर कैसे किया जा सकता है, या मैं तस्वुर कैसे कर सकती हूँ कि इंशा जी जो हैं वो जा सकते हैं, दुनिया से जा सकते हैं। तो उस पर फिर उन्होंने ये पूरा जो है उन पे खाका मजमून लिखा है, और ये पिक्चर गैलरी में है। पिक्चर गैलरी जो है कुर्रतुल ऐन हैदर की बहुत ही खूबसूरत किताब है, और ये संगे मील ने शाया की है, और इसके अलावा भी जो कुर्रतुल ऐन हैदर की दीगर किताबें हैं वो भी इन्हीं पब्लिशर ने शाया की हैं, और यही शाया करते हैं कुर्रतुल ऐन हैदर को। पिक्चर गैलरी जो किताब है कुर्रतुल ऐन हैदर की, ज़रूर कुर्रतुल ऐन हैदर की दीगर तमाम किताबें ज़रूर पढ़िए, क्योंकि एक पूरे अहद की डिपिक्शन है। इतनी बड़ी आलिमा, इतनी बड़ी मुफक्किर, उनको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इससे हमारे इतने बड़े मुफक्किरीन को, इतने बड़े उलमा को पढ़ के हमारे दिमाग रोशन होते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, मुस्कुराहट इंसान की शख्सियत का सबसे खूबसूरत हिस्सा होती है, लेकिन अगर यही मुस्कुराहट पहले दांतों, मसूड़ों के दर्द या सांस की बदबू के पीछे छुप जाए तो खुद एतमादी भी कहीं खो जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वो है ओरल हेल्थ, दांतों की सेहत के बारे में, जो ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि हमारी मजमूई सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। रोज़मर्रा की मामूली जो लापरवाहियाँ हैं वो कैसे बड़ी दांतों की बीमारियों में बदल जाती हैं, और दांतों की कौन कौन सी खतरनाक बीमारियाँ हैं, और कैसे हम चंद आसान आदत अपना कर अपनी मुस्कुराहट को हमेशा चमकदार और दांतों को सेहतमंद रख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम एक बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट का जिक्र भी करेंगे, जिसमें एक चौंका देने वाला इंकशाफ किया गया है कि दांतों के गिरने की रफ्तार इंसान की जिंदगी के दौरानिये से जुड़ी है। जी हां, चीन की सिचुआन यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने 8000 से ज्यादा अफराद का कई साल से मुशाहिदा किया, और ये पाया कि जिनमें दांत ज्यादा तेजी से गिर रहे थे वो जल्दी मौत का शिकार हो रहे थे, क्योंकि दांत गिरना जिस्म में छुपी किसी खास बीमारी के बायस हो सकता है। मजीद दांतों की सेहत और इस रिपोर्ट की हमने बात करनी है। बिल्कुल, और बात करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं डेंटिस्ट डॉक्टर बासिम चौधरी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो इस रिसर्च के हवाले से बताइएगा, ये जो रिसर्च सिचुआन यूनिवर्सिटी में हुई है उसका ये कहना है कि जितनी तेज़ी से दांत गिरेंगे उतना पॉसिबल है कि आप जल्दी मर जाएं, और 8000 अफराद पर उन्होंने ये रिसर्च की, जिसके बाद ये नतीजा निकाला है। क्या कहते हैं? देखें जी, ये जो रिसर्च है ये इस बारे में है कि अगर कोई मेडिकल कंडीशंस है इंसान की बॉडी के साथ, उसको शुगर है, डायबिटीज़ है, तो इस कंडीशंस में जो दांत हैं ज़्यादा जल्दी गिरते हैं, और जिसकी वजह से जो है इंडिकेशन है कि जो ओवरऑल जो हेल्थ है वो उसकी इतनी अच्छी नहीं है, डिक्लाइन होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, इसका हम हरगिज़ ये मतलब ना लें कि जिसके दांत मतलब वैसे ही अगर जल्दी जल्दी गिर रहे हैं विदाउट एनी मेडिकल कंडीशन, तो उसकी ज़िंदगी का दौरानिया कम हो रहा है। कुछ परसेंट हम इसको कह भी सकते हैं कि ठीक है, लेकिन इसको 100% अभी हमें प्रूव नहीं कर सकते। एक न्यू रिसर्च है और इस पर भी काम चल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आप जिस तरह से अगर दांत आपके कायम रहेंगे, आप चबा सकेंगे, खुराक को हजम करने में ज़रा डाइजेशन में आपको सहूलत मिलेगी, तो शायद इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखें, और उतने जो बॉडी फंक्शंस हैं वो फिर सही से काम करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ बताइएगा कि दांत को कुछ लोग सिर्फ एसोसिएट करते हैं कि अगर आपने ब्रश कर लिया तो इतना काफ़ी है। क्या दांतों का ख्याल रखना मजीद भी पॉसिबल है? जिस तरह फ्लॉस कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो है माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं। जी जी बिल्कुल जी, सिर्फ ब्रश करना जो है उसके दांतों की प्रॉपर्ली जो है क्लीनिंग नहीं होती, साथ साथ हमें फ्लॉसिंग करनी पड़ती है, टंग स्क्रैपर्स आते हैं जिससे हम अपनी ज़ुबान को साफ़ करते हैं, और प्रॉपर्ली जो है माउथ वॉश किया जाता है सोने से पहले, ताकि जितना भी बैक्टीरिया है ओरल कैविटी का वो ख़त्म रहे। अच्छा, और बेसिक एक बड़ी अलमिया है जो सब लोगों को फेस करना पड़ता है सोसाइटी में, हर दूसरे बंदे को बैड ब्रेथ का इशू होता है, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि उनको ये इशू है, उनके इर्द गिर्द के लोगों को ज़रूर पता होता है। तो इसकी बेसिक रीज़न क्या हो सकती है? ये भी दांतों की हेल्थ के साथ ही जुड़ा हुआ है? नहीं, उसकी बेसिकली बहुत सी डिफरेंट रीजंस हैं। अगर आपके कोई स्टमक या लिवर का इशू है, या आप कोई ऐसी मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं, तो उसके रिएक्शंस में भी आपको बैड ब्रेथ की फीलिंग्स आ जाती हैं, शिकायत आ जाती है। अच्छा, और ये सिर्फ दांतों से रिलेटेड नहीं है बैड ब्रेथ जो है। और डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हमने ब्रशिंग का जिक्र किया, हम में से बहुत सारे लोग
तो ऐसे भी हैं जिन्हें 1 मिनट लगता है ब्रश करने में, और यूजुअली हर कोई इतनी जल्दी में होता है कि वो यही करता है। क्या ये काफ़ी है, और क्या जो ब्रशिंग हम बस रैंडम कर रहे हैं वो काफ़ी है, या कोई स्पेसिफिक तरीका है जो हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हमारे दांत जो है वो साफ भी हो सकें, और जो ये बैड ब्रेथ इशू है इससे भी हमें जो है वो छुटकारा मिल सके? जी जी, आपने 1 मिनट भी ज़्यादा कह दिए। लोग तो बस 30 सेकंड में उसको एज अ फॉर्मेलिटी के तौर पे जाते हैं और करके और फौरन से बाहर आ जाते हैं। तो कितनी देर करना चाहिए? प्रॉपर इसका टाइम है 2 मिनट्स का। 2 मिनट तक आपने दांत सब साफ करने हैं, ठीक है। रेगुलर उसकी टेक्निक्स है प्रॉपरली। अब टेक्निक्स आप हमें बताएंगे, हमें डेमो देंगे ताकि हमारी ऑडियंस को फायदा हो इससे। जी, पहले मैं आपको बताता हूँ कि लोग किस तरह टूथब्रश करते हैं। वो ऐसे जिग जैग मोशंस में आगे पीछे ऊपर नीचे करके उसको और फौरन से आ जाते हैं। जो प्रॉपर इसका वो है वो एक राउंड मोशन में है। ओके, फ्रॉम ऑल साइड्स ऐसे राउंड फॉर्म में। ओके, फ्रॉम द इनर साइड्स। यहाँ तक भी नहीं जाते होंगे लोग? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो बस ऐसे गए जिग जैग मोशंस में किया, जो कि उल्टा दांतों पे नुकसान करता है वो चीज़। हाँ, मसूड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इसको हमेशा आपको राउंड फॉर्म में, ठीक है, इस तरह जेंटली, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं करना आपने, और सॉफ्ट टूथब्रश आपने यूज़ करना है। ठीक है। और ये हमने कितनी देर? 2 मिनट्स के लिए। जी जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो मीठे ड्रिंक्स पीते हैं, मीठे जो खासतौर पे बच्चे, खासतौर पे बच्चे कैंडीज खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, तो ये चिपक जाती हैं आपके दांतों के साथ, तो फिर ये नुकसानदेह होती हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, बेशक वो आइसक्रीम, चॉकलेट, कैंडीज, किसी भी चीज़ में दांतों के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो बड़ों की क्या सूरत हाल है? वो भी बहुत खाते हैं आजकल, केक्स खाते हैं, पेस्ट्रीज, और उसी तरह ही पेशेंट्स खाते हैं, उसी तरह ही पेशेंट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं डेंटल ट्रीटमेंट्स के लिहाज से। और ये कि अभी आपने ब्रशिंग का भी हमें बताया, ब्रशिंग हमें ज़रूरी कितनी है? एक दिन में कितनी बार हमें अपने दांत साफ करने चाहिए जो कि ज़रूरी है? देखिए जी, ट्वाइस अ डे कंपल्सरी है, ठीक है। एक दफ़ा रात को सोने से पहले और एक दफ़ा मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार कर सकते हैं? ट्वाइस अ डे इज़ इनफ। वैसे आप 3 दफ़ा भी कर सकते हैं। वैसे डॉक्टर साहब कुछ ओवरडू भी करते हैं। आपने 2 मिनट कहा है, कुछ 5 मिनट तक करते रहते हैं, उनकी क्या जरूरत है? 3 मिनट तक तो वो कुछ साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है, लेकिन कुछ लोग तो बार बार करते हैं। आफ्टर एवरी मील भी कुछ लोग करते हैं, हर खाने के बाद भी लोग। तो वो क्या वो ठीक है? क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कि बाज़-औक़ात जो दांतों से जो कैविटीज बन रही होती है वो सेहतमंद होती है उनके लिए। नहीं, वो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा करने से कैविटीज नहीं बनेगी। बस एक प्रॉपर उसकी टाइमिंग है, एटलीस्ट 2 टाइम्स अ डे आप करें उसको। अच्छा, और डॉक्टर साहब, स्केलिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और कितने टाइम के बाद करवानी चाहिए हर शख्स को? स्केलिंग साल में 1 दफ़ा रिकमेंडेड है, ठीक है, हर किसी को करवानी चाहिए। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है हमारा एक रूल है कि वंस अ ईयर जो है आपको दांतों की क्लीनिंग, जिसको स्केलिंग एंड पॉलिशिंग कहा जाता है, ज़रूरी है। राइट। तो डॉक्टर साहब, बहुत ही एक्सपेंसिव है इसका इलाज करवाना, इसी वजह से अतायत बहुत ज्यादा है और लोग इस तरह की क्लिनिक्स पर जाते हैं, उसका भी बताइएगा। बिल्कुल। जी जी, बिल्कुल। डेंटल की जो मटेरियल्स हैं, कॉस्टिंग जो है वो कुछ एक्सपेंसिव होती हैं। बेसिकली सब कुछ इंपोर्ट्स है, बाहर से मटेरियल्स आते हैं, इसलिए उनकी कॉस्ट ज़्यादा है, और जो है डेंटिस्ट की भी फिर इसलिए कॉस्ट ज़्यादा होती है। नहीं, तो ये बनाना आता नहीं है, ये बनाना चाहते नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान में? डिफ़िकल्ट टाइप अभी तक कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, लेकिन कोशिश हो रही है कि डेंटल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं पाकिस्तान में भी अब बनना शुरू हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो रही है। आई होप कि इसकी जो कॉस्ट है वो नीचे आ सकेगी, क्योंकि आप देखते हैं कि जब आप अफोर्ड नहीं कर पाते, फिर आप ऐसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं जहाँ पर आप अफोर्ड कर सकें और अपना काम करवा सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो दीगर मुल्कों में रहते हैं वो पाकिस्तान आते हैं अपना ये काम। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं सब पाकिस्तान ही प्रेफर करते हैं। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। ओरल हेल्थ जिसकी हम बात कर रहे थे, बहुत ज़रूरी है, अपने दांतों का ख्याल रखें। दांत एसोसिएटेड हैं आपकी हेल्थ के साथ, और अब जिस तरह सिचुआन यूनिवर्सिटी ने ये इंकशाफ कर दिया है कि ये आपकी उम्र से भी रिलेट कर सकता है, तो ये और भी इम्पॉर्टेंट हो गया। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। कहा जाता है कि हिम्मत, हौसला और जज्बा हो तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं, और ऐसा ही कुछ कमाल कर दिखाया है गिलगित बल्तिस्तान की 2 बेटियों ने, जिन्होंने पाकिस्तान का परचम दुनिया की बुलंद-बाला चोटियों पर लहराकर यह साबित किया है कि ख्वाब अगर सच्चे हों तो आसमान ही नहीं, पहाड़ भी तस्खीर किए जा सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अमीना हनीफ और सदीका हनीफ की, गिलगित बल्तिस्तान के हसीन गाँव खुशे से ताल्लुक़ रखने वाली 2 बहादुर कोहपेमा बहनों की, जिन्होंने हाल ही में नेपाल की
यालिंग री जो चोटी है उसे सर किया है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ये कारनामा उन्होंने हमदिली 2025 एक्सपेडिशन के तहत अंजाम दिया है और एक ऐसी बैनुल-अक़वामी मुहिम जिसमें नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की ख़वातीन कोपेमा शामिल थी, उसमें ये कारनामा सर अंजाम दिया है। इस मुहिम का मकसद था नौजवान ख़वातीन कोपेमाओं को तरबियत, एतमाद, बैनुल-सक़ाफ़ती ताउन के ज़रिए आगे बढ़ने का मौका फराहम करना। और ये मुहिम सिर्फ चोटी सर करने का अमल नहीं था बल्कि दोस्ती सीखने, हौसले की एक खूबसूरत मिसाल थी जिसे अमेरिका में कायम गैर मुनाफा बख्श हमदिली तंजीम ने सपोर्ट किया है। इस हवाले से इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में अमीना और हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ज़बरदस्त। अच्छा अमीना, सबसे पहले आप बताइए, एक तो मुबारकबाद आप दोनों बहनों को, आप लोगों ने यालिंगरी जो चोटी है वो सर करना बेसिकली एक तारीखी लम्हा था। ये सफ़र आपका शुरू कैसे हुआ? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असल में क्लाइंबिंग का आगाज़ तो हमने 2018 से ही किया था और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी कि दानिका जो कि अमेरिका की है उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से हुशे गर्ल्स को यानी हमें और सदीका हम दोनों को सेलेक्ट किया था एज अ फीमेल क्लाइंबर नेपाल में यलुंग री के लिए। तो राइट सदीका, आप बताइएगा कि शुरू कहाँ से हुआ, ये सब आगाज़ कहाँ से किया आपने पहाड़ों को सर करने का? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जब बचपन से पहाड़ चढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था क्योंकि मेरा ताल्लुक़ बेसिकली एक माउंटेनियरिंग फैमिली से है जहाँ पर सबसे पहले मेरे दादा जो है लिटिल करीम जो कि माउंटेनियरिंग में लेजेंड की हैसियत रखते हैं, तो उनसे स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद मेरे फादर जो है वो भी क्लाइंबिंग करते थे, तो उनको देखकर ही बहुत इंस्पायर हुई और दिल किया कि पहाड़ चढ़ने का। फिर 2019 से जब 2018 में मेरी सिस्टर ने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद 2019 से फिर मैंने भी ग्रुप ज्वाइन की, तब से अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइम कर रही हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा सदीका, इस पूरी टीम में ये जो हमदिली एक्सपीडिशन की टीम थी उसमें सबसे कम उम्र कोपेमा आप थी, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा और किस तरह के चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े? जी बिल्कुल, जो सबसे कम उम्र कोहिमा थी वो मैं थी। बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फ़र्स्ट टाइम नेपाल में गई थी, वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे थे। इसके अलावा जो हमदिली एक्सपीडिशन थी वो उसमें पाकिस्तान के अलावा बाकी एशियन कंट्रीज़ भी थी जिनमें अफ़गानिस्तान, इंडिया, ताजिकिस्तान और नेपाल की भी लड़कियां थी, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, न सिर्फ माउंटेनियरिंग में बल्कि इसके अलावा जो कल्चर है बाकी कंट्रीज़ का उनमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। बाकी जो सबसे चैलेंजिंग था वो वहाँ पे मानसून चल रहे थे नेपाल में, जिसकी वजह से जो हमने पीक रमदंग पीक पे हमने जाना था, लेकिन वो स्नो स्टॉर्म की वजह से चेंज करके हमें यलुंग री पे क्लाइंबिंग करना पड़ा, तो मानसून की वजह से काफ़ी चैलेंजिंग का सामना करना पड़ा। राइट। तो अमीना आप बताइएगा कि 5000 है जिसको आपने सर किया है, तो ये क्या मुश्किलात आपके सामने रखता है जिसे आपको पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए वो लोग जो 5000 सर करने जा रहे हैं या इरादा रखते हैं इसका? हाँ जी, अगर एक्सपीडिशन पे जाना हो ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग के लिए पहले किलोमीटराइज होना चाहिए, क्योंकि एकदम से जब हम हाइट पे जाएंगे तो फिर ये मुश्किल वहाँ पे हाइट लगने के ज़्यादा चांसेस पैदा होते हैं, तो इसलिए किलोमीटराइज और वर्जिश वगैरह पहले ही होना चाहिए। ठीक है। अच्छा सदीका, आप बताइए, बतौर कम उम्र कोपेमा जब आप गई और जब आपने ये चोटी सर कर ली फाइनली, जिसमें चैलेंजेस भी बहुत सारे थे, आपने वहां जाकर पाकिस्तान का परचम लहराया, उस वक्त फीलिंग्स क्या थी, उस वक्त नज़ारा क्या था? काफ़ी बहुत अच्छी फीलिंग थी और काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था पाकिस्तान, आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान से, तो काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि एक तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थी
फिर जब हमने किया तो वो काफ़ी जो पीक थी वो काफ़ी टेक्निकल थी, लेकिन फिर भी अल्लाह का करम है, हम सब ने किया और उधर पाकिस्तान का सब हिलाली परचम लहराया। खुद पर ही जो है ना एक फ़ख्र हो रही थी कि मैंने ये कर लिया है। तो अमीना, आप लोग सिलेक्ट किस तरह से हुए इस जो ये इस हमदली एक्सपीडिशन था इसके लिए? हमदली एक्सपीडिशन में वहाँ पे एक एनजीओ है स्कर्दू में, इकरा फंड, उसमें है डक साहब अमेरिका से, उन्होंने मुझे इसमें ऐड किया था। अच्छा अच्छा, सदीका बताइएगा, दोनों का ताल्लुक गिलगित के एक छोटे से गांव से है, हुशे से आपका ताल्लुक है और हुशे गर्ल्स भी आप लोग कहलाती हैं, जहां सहूलियात भी बड़ी महदूद है, लेकिन आप लोगों के ख्वाब बहुत बड़े हैं। और ऐसे माहौल में जब आपको ये कामयाबी मिली, वो लम्हा कैसा था जब आपने घर वालों को खबर दी कि हमने चोटी सर कर ली है? उसके बाद जब आप वापस आए तो कैसा वेलकम भी किया गया आप लोगों का? जी बहुत ज़्यादा खुशी हुई, जब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि जिस माउंटेन पर गए थे उस साइड में इंटरनेट का इशू था लैंडस्लाइडिंग की वजह से। तो 1-2 दिन के बाद फिर हमने मेरे फादर को मैंने इन्फॉर्म किया, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। फिर जब एयरपोर्ट पर पहुँचे तो मेरे फादर थे वेलकम के लिए, उसके अलावा तो खैर कोई नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा लगा जब उन्हें एयरपोर्ट पर देखा। तो अमीना, आप बताइएगा कि आपको लगता है कि अगर आपकी फैमिली को पेमाई ना करती होती तो इजाज़त मिल जाती? नहीं, अगर मेरे दादा कोहे पैमा ना होते, मेरे अब्बू कोहे पैमा ना होते तो शायद ये पॉसिबल नहीं थे, क्योंकि आपको पता है बल्तिस्तान में ये गर्ल्स को ज्यादा माउंटेनियरिंग के फील्ड में नहीं लेके आते हैं। चलें जी, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम मनवाया। अमीना हनीफ और सदीका हनीफ हमारे साथ मौजूद थी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हुशे गर्ल्स ने कमाल का है, हम दुआ करेंगे कि आगे भी इसी तरह ये बुलंद से बुलंद चोटियां सर करती रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। हम सबका पसंदीदा टॉपिक है जिस पर हम बात करने लगे, फैशन एंड ट्रेंड्स पर बात करने लगे हैं। मेरे जैसी बहुत सारी खवातीन अभी से परेशान हो गई हैं, अली आपके घर में टेंशन चल रही है, सीजन आ गया है जी शादियों का भी, और विंटर शॉपिंग भी करनी है, क्योंकि हमें पता है कि सर्दी बस आने वाली है। वो रुक गई है थोड़ी देर के लिए, उसने हमें दिखाया कि वो आ रही है, लेकिन वो वहीं पर रुक गई। लेकिन ट्रेंड्स क्या क्या फॉलो करने हैं, कलर्स कौन से इन होंगे विंटर्स में, इन सारी चीज़ों पर हमने बात करनी, क्योंकि हर कोई परेशान है। हमें आपकी परेशानी का अंदाजा, हमने कहा ये परेशानी आपकी दूर करें, इस टॉपिक पर बात करें। कौन से डिजाइन्स इन हैं फैशन की दुनिया में, और कौन से ट्रेंड्स हैं जो पुराने हो गए हैं, कौन से ट्रेंड्स हैं जो नए आ गए हैं, और खास तौर पर अलिया परेशान ना हो, लड़कों के फैशन के हवाले से भी बात करेंगे। काफी परेशान हाँ, परेशान ना हो कि वो क्या पहने, और वेडिंग सीजन है, उनके पास कौन कौन से अच्छे कलर्स की ऑप्शंस बचती हैं कि वो उनके साथ जो है वो ट्रेंड में आए और वो वही वाले पुराने जो सूट्स के कलर है ना वो रिपीट ना करते जाए। इसी पर अभी हम बात करने जा रहे हैं, और इस पर बात करने के लिए फैशन डिजाइनर सायरा रिजवान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सायरा, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी, आई एम गुड। आप कैसे हैं? सुबह सुबह उठा दिया आज फैशन डिजाइनर्स, और आपको पता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो तो बहुत देर तक काम करते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि रात बहुत ज्यादा देर तक काम करते हैं, इसलिए सुबह थोड़ा मुश्किल होता है। सॉरी आपको सुबह जगा दिया, लेकिन इस वक्त बड़ा इंटेंस माहौल है। आपको पता है शादी सीजन आ गया और हर कोई इस वक्त मसरूफ है अपने मलबूसात बनाने में, ताकि शादियां अटेंड कर सके और अच्छे से अच्छा दिख सके। और सिर्फ शादियों की बात नहीं, बाकी इवेंट्स भी इस वक्त ऐसे होते हैं कि फैशन शोज में एकदम से इजाफा हो जाता है, लोग जो है मुख्तलिफ इवेंट्स करवा रहे होते हैं। हाँ, आपको अच्छे से अच्छा नाइट्स होती हैं, क्योंकि मौसम अच्छा होता है तो डेफिनेटली रात की हमारी गैदरिंग्स थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, फंक्शंस इंक्रीज हो जाते हैं, एग्जीबिशंस ऑल टाइप ऑफ सोशल एक्टिविटीज थोड़ा सा बूम ले लेती है। जनवरी जो मलबूसात है उनकी जरूरत पड़ जाती है, फॉर्मल हो, सेमी फॉर्मल हो या कैजुअल हो। तो अभी ये बताइएगा कि जो ट्रेंड्स हैं, फॉर्मल की बात सबसे पहले करते हैं, जो शादी सीजन में हमें ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, खासकर पहले मैं है ना आपकी इजाजत से अपनी बात करूं तो कौन से कलर काले और नीले के अलावा हैं जो इस वक्त पहने जा सकते हैं और इन है
जी। अच्छा, जेंट्स की आप जैसे बात कर रहे हैं तो वो मुझे तो शलवार कमीज़ में भी इनका जो मोनोक्रोमैटिक होकर वेस्ट कोट और उनकी शलवार कमीज़ मोनोक्रोमैटिक होती है वो बहुत अच्छी लगती है। वेदर इट शुड बी ब्लैक, ब्लू या ग्रे, चारकोल ग्रे हो गया, और आप उसमें बहुत अच्छा सा एक ब्राउन शेड है, कॉफ़ी मोका इज़ द कलर ऑफ द सीजन बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो उसमें ऑफ वाइट बहुत है, शादी में आप देखें आजकल बॉयज़ ऑफ वाइट भी पहन रहे हैं। और मोनोक्रोमैटिक में एक ये चीज़ है कि इट गिव्स अ हाइट टू समबडी, यू नो, एनीवन कैन यू नो कैरी इट। अगर आप ब्लैक पहनते हैं और वाइट शलवार कमीज है, ब्लैक वेस्ट कोट पहन ली, इट वुड ब्रेक योर हाइट। दिस इज वन साइंस दैट यू नीड टू नो। सो अगर इफ यू आर अ लिटिल शॉर्ट हाइटेड, तो लोग अगर इंक्रीज, एक इल्यूजन होता है ना, फैशन इज समथिंग यू हैव टू गिव एन इल्यूजन। जैसे मेकअप आप करते हैं तो मेकअप में भी आप एक इल्यूजन देते हैं, यू नो कंट्योर योर यू नो जो आपके फीचर्स हैं। तो इसी तरह ड्रेसिंग में भी आपको एक इल्यूजन देना होता है अलग बंदे को जो आपको देख रहा होता है। तो अगर आप लंबा दिखना चाहते हैं, अगर आप पतला दिखना चाहते हैं, तो देयर आर सर्टेन कलर्स दैट यू शुड कैरी एंड स्टाइल आपको एलिवेट करेगा। एग्जैक्टली। जब मेरे ख्याल से मर्द हज़रात को आपको पूछने की जरूरत नहीं थी, वो तो अपनी खवातीन से उन्होंने उनके लिए क्या चूज किया, उनके लिए क्या डिसाइड किया। अपने मैचिंग आउटफिट्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं ना, मतलब जी सीजन पे कपल्स के तो मतलब वही चल रहा है, हमें नजर ही बहुत आ रहा होता है कि भाई जो ट्रेंड चल रहा है वो बहुत जी। वो उसमें ये होता है कि अगर जेंट्स से पहना तो ऑब्वियसली दे कैन मैच देयर टाई विद गर्ल्स का जो वार्डरोब होता है उससे, ब्राइड के साथ टाई थोड़ा सा मैच कर लेते हैं। अदरवाइज यू नो जो यूनिवर्सल कलर्स हैं, जो डार्कर टोन्स हैं, वही अच्छी लगती हैं। बिकॉज आई वुड नॉट प्रेफर समबडी, मैंने एक शादी में देखा उसे फिरोजी सूट ही पहन के बैठ गए थे, यू नो देयर वाज एन एप्पल ग्रीन, वो वलीमे ब्राइड के साथ, तो इट वाज लुकिंग ऑकवर्ड। और मतलब वो इतना एक्सपेंसिव सूट था, बट एवरीवन वाज लाइक कि यार ये पैसे जाया कि इसे तो नॉर्मल ब्लैक पहन लेता या ग्रे चारकोल पहन लेता। सेंस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको फैशन सेंस। एग्जैक्टली, इट्स नॉट द मनी दैट यू इन्वेस्ट, इट्स योर एस्थेटिक सेंस। और साथ इसके ये भी है कि ये जो कलर्स हैं इनको कैरी करने का भी एक तरीका है, क्योंकि आप उसके साथ जो छोटे मोटे जो पॉकेट स्क्वायर्स लगा लेते हैं, आपने कफलिंग्स जो पहने होते हैं, अब देर किए बगैर खवातीन के टॉपिक पर सब देख रही हैं मुझे और वो कह रही है कि पूछे अब सायरा से, अच्छा कौन कौन से कलर्स इस जो वेडिंग सीजन है इसमें इन है, ट्रेंड में है, और क्या क्या स्टाइल्स जो है वो चल रहे हैं? जी, हमारे आजकल क्योंकि विंटर्स आता है तो डीप कलर्स, ज्यूल कलर्स अगेन दे आर मोर इन ट्रेंड, और उसके साथ मोहागनी कलर्स हो गए, बर्न्ट ऑरेंज है, ब्लैक है, और ये सब कलर्स जो है ना लेडीज़ के लिए बहुत इन हुआ है। बर्न्ट ऑरेंज अलॉन्ग विथ फूशिया पिंक एंड यू नो उसमें थोड़ा सा पर्पल, मेजेंडा, ये सब मेहंदी के कलर्स हैं, बिकॉज एवरी ओकेजन डिक्टेट्स द कलर्स, राइट। तो मेहंदी के लिए जो हमारी मोस्टली रात को नाइट होती है एंड देन उसके बाद कवाली नाइट होती है, तो उसमें वो इसी तरह के ब्राइट कलर्स पसंद करते हैं। और उसके बाद आप ट्रेडिशनल शादी में रेड, मैरून्स एंड देन ऑफ वाइट्स ऑल्सो, बट हम वलीमे के अंदर टवर्ड्स वेस्टर्न आ जाते हैं, फ्यूजन होता है, तो उसमें सिल्वर कलर्स, माउस गोल्डन एंड यू नो इस तरह के जो कलर्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, यू नो पेस्टल पिंक्स, पीचेस, अलॉन्ग विद उसमें काम भी फर्क हो जाता है। फिर उसमें सिल्वर कलर का काम वलीमे पे बहुत ज़्यादा, उसके साथ ट्रेडिशनल ज्वेलरी बारात पे होती है और सिल्वर वेस्टर्न टच के साथ वलीमा पे होता है। तो यू नो इट हर अलग दिन अलग आप एक यू नो अपना पोर्ट्रे करते हैं कि यू कैन स्टाइल विद डिफरेंटली विद डिफरेंट कलर्स, और हेयर कट आपका हेयर स्टाइल डिफरेंट हो जाता है। तो यू नो इन वन ओकेजन यू ट्राई टू गिव देम अ वैरायटी ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज़ वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो अच्छा, ये तो वेडिंग सीजन का हो गया कि फंक्शंस के आपने क्या करने हैं। अब क्योंकि सर्दी आ रही है, इसमें अब वेलवेट आ जाएगी, और उसकी भी क्या चीजें ट्रेंड में है, क्या हर बार ट्रेंड चेंज हो जाता है? कॉर्ड्स तो हमेशा रहते ही रहते हैं, तो जरा उस पे भी बताएं। कॉर्ड सेट्स तो अभी जो बूम के साथ लास्ट ईयर भी आए हैं और अभी भी, तो दे आर नॉट नेवर गोइंग टू यू नो गो ऑफ, वो दे आर टू रिमेन। और बिकॉज ये कॉर्ड सेट जैसे भी आपने बात की ना, एक बहुत अच्छा फ्यूजन लुक भी देते हैं, और दे आर सो वर्सेटाइल, दे कैन यू नो यू कैन वेयर देम फ्रॉम वर्क टू इवन डिनर। तो ऑब्वियसली एक्सेसराइज थोड़ा सा
करके आपको ऐसे ड्रेस होते हैं। और बिकॉज आजकल जैसे टाइम की किल्लत एंड यू नो जैसे इसकी वजह से बिजी लेडीज़ को ये फ्यूजन ड्रेसेस बहुत अच्छे कैरी करने आने चाहिए कि आप एक ऐसा ड्रेस रखें जो आप यू नो यू कैन कैरी फ्रॉम डे टू नाइट। और उसके अलावा जो आप कह रहे थे कि ड्रेसेस वेलवेट वगैरह में, तो विंटर इज़ द सीजन फॉर लेयरिंग एंड लेयरिंग इज ऑब्वियसली इट गिव्स अ वेरी स्टाइलिश लुक। यू कैन लेयर इट विद योर कार्डिगन्स, यू कैन लेयर इट विद शॉल्स। तो हम डिफरेंट डबल दुपट्टास भी कैरी करते हैं, शॉल्स कैरी करते हैं। उसमें हमारे पश्मीना शॉल्स आ जाती हैं, सवात की शॉल्स हैं, हमारे ट्रेडिशन में बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी है उसके साथ, भावलपुर की हैं, कटवर्क शॉल्स हैं, उसके अलावा कानी सिल्क शॉल्स विद वेलवेट शॉल्स। तो इसका यू नो एवरी काइंड ऑफ वेलवेट, विंटर इज अ टिपिकल सीजन वेयर यू कैन you know showcase your money also and your style also. Exactly. You know, so you can wear both western also and traditional में भी आप बहुत अच्छा कैरी कर सकते हैं। सायरा बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और जैसा कि मैंने तो सीख लिया है कि अगर आपको लंबा दिखाई देना है तो आपको जो है मोनोक्रोम इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसी तरह आई होप कि आपने भी कुछ सीखा होगा। सायरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, मौजूदा ट्रेंड्स के बारे में बात करें। जी हाँ, इसके साथ ही हम आपसे चाहेंगे इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।